नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की, इसके संकेत की और फिर आगे हज ऑफ इंडिया से दिए जा रहे हाजियों को सुविधाओं की बात करेंगे, इस्लामिक एजेंडे की और दुनिया भर में फैले हुए मुसलमानों की एकता की। इनके आधार पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए और कौन सी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक आज मामला चला। यह मामला था हज करने के लिए जाने वाले लोगों को जीएसटी में छूट दिए जाने की, साथ ही दूसरे टैक्स में भी छूट दिए जाने के लिए एक याचिका दायर की थी। याचिका तो ऐसे कई दायर किए गए थे, लेकिन सभी के ऊपर आज सुनवाई हुई और याचिका में प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने एक मांग रखी थी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर मतलब जो लोग यहां से हज करने जाना चाहते हैं और उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हज करने नहीं जाना चाहते हैं, खुद से जाना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर व्यवस्था करते हैं। और इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को इन टिकटों पर उसके साथ साथ इनके रहने सहने की व्यवस्था जो की जाती है, उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और उसी टैक्स से छूट के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि दो तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो लोग हिंदुस्तान से हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है। उनके टिकट पर जीएसटी नहीं लगाए जाते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्थाओं में टैक्स पर छूट दी जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न में उन चीज़ों को भरना होता है और उनके बाद उनको उन टैक्स में भी छूट दी जाती है। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स इसी बात को कह रहे थे कि जब हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर ये लोग जाते हैं तो उनको टैक्स में छूट दी जाती है, तो हमें भी दी जानी चाहिए। और इसी के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 3 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जस्टिस खानविलकर, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस सीटी रवि कुमार, ये तीनों की बेंच बनी थी और इन तीनों ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तकरीर हुई और इन लोगों ने जो भेदभाव का आरोप लगाया था, सबसे पहले उसे खारिज कर दिया गया। और उसके बाद जस्टिस ने कहा कि ये याचिका बेबुनियाद है, इस पर आगे सुनवाई नहीं हो सकती और इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि 5% के जीएसटी छूट इन लोगों को नहीं दी जा सकती थी। इसके साथ साथ इन लोगों का कहना था कि भारत से बाहर अगर कोई जाते हैं और वहां पर कोई खर्च करता है, उसमें भी टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार के पास नहीं है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को गलत बताया और पूरे तर्क को खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हज के लिए जो लोग देश से बाहर जाते हैं, यानी कि सऊदी अरब जाते हैं, यहाँ के मुसलमान सऊदी अरब में अपने आस्था का प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको भारत सरकार के तरफ से छूट क्यों दी जानी चाहिए? अब तक जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से छूट दी जाती है, उस पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? हज कमेटी ऑफ इंडिया को भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ये सवाल बहुत समय से चल रहा है और अब जबकि हिंदुस्तान में स्थितियां बदल गई है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें बार बार इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस्लाम मानने वाले लोग, भारत के मुसलमान, भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं या फिर पूरे दुनिया के इस्लामिक एजेंडे का एक हिस्सा हैं। अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा का एक विवाद आया था। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद हिंदुस्तान में
हंगामा शुरू हो गया। मुसलमानों ने उसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए और साथ ही कई जगहों पर हिंसा भी भड़काई गई। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी जिसमें हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं हैं कि हिंदुस्तान इनका मुल्क है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई इस मामले को लेकर, वो अरब से दिखाई पड़ा। अरब के कई देशों ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने भी भारत सरकार को इस बात के लिए दबाव बनाया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सऊदी अरब से यूएई तक, ईरान तक ने भारत सरकार पर दबाव बनाया और ये माना जा रहा है कि इन देशों के दबाव और भारत में फैल रहे हिंसा के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक बात सबके सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जब जब इस्लाम की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो पूरे दुनिया के इस्लाम मानने वाले लोग एक हो जाते हैं। इन लोगों को किसी भी देश से लेना देना नहीं होता है, यानी कि इनकी आस्था अरब के उन देशों के प्रति हो जाती है जो इस्लामिक कंट्री हैं। तो अब इन लोगों के लिए ये सुविधाएं इस्लामिक देशों की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार जो लगातार इस बात को मानती रही है कि भारत एक सेकुलर देश है, और कांग्रेस की सरकार ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस ने भारत को सेकुलर देश के तौर पर पेश करके इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई। सेकुलर होने का मतलब हिंदुओं को दबाना और मुसलमानों को उभारना नहीं होता है। लेकिन 1947 के बाद से कांग्रेस की सरकार ने लगातार इस बात को बढ़ाया और प्रमोट किया। इसी के तहत भारत के मुसलमानों को सऊदी अरब जाने के लिए, हज पर जाने के लिए एक हज कमेटी ऑफ इंडिया बनाया गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया है कि भारत के मुसलमानों को हज करने के लिए सऊदी अरब भेजा जाए। इसके लिए इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है और सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो छूट ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कटौती की गई और इन्हीं कटौतियों के कारण अब विवाद छिड़ गया है। 2020 में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि फरंगी महल के तरफ से सरकार को ये पिटीशन दिया गया था। सरकार के सामने एक याचिका दी गई थी और उसमें कहा गया था कि धार्मिक यात्रा जो मुसलमानों की है, चाहे हज के लिए हो या उम्रा के लिए हो, इन यात्राओं को छूट दी जाए। इन्हें जीएसटी या दूसरे कर से छूट दी जाए और साथ ही इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाए। इसके साथ साथ इन लोगों ने सरकार से इस बात की मांग भी की थी कि अब इन लोगों को जो इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है और उसमें खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है हज के लिए, उससे भी राहत दी जाए, छूट दी जाए। लेकिन 2020 और 1947 में अंतर है। 2020 तक आते आते गंगा में बहुत पानी बह चुका है, इसलिए सरकार ने इनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। और अब जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को ये लगने लगा कि 5% जीएसटी देने और दूसरे टैक्सेस लगाने के कारण इनका धंधा कमजोर पड़ रहा है और हज करने के लिए जाने वालों की संख्या कम हो रही है, तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। क्योंकि इस समय इनके एजेंडे में वही चीज़ें आती है कि जब सरकार से संघर्ष हो तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाओ और सुप्रीम कोर्ट से किसी राहत की उम्मीद करो। लेकिन जिस तरीके के भेदभाव का आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट से 5% जीएसटी की छूट की मांग की गई, वो एजेंडा फेल हो गया। और अब
इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार को एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को ये समझना चाहिए कि जिन देशों ने नुपुर शर्मा के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमानों का सपोर्ट किया था, जिन देशों के तरफ से ये आवाज़ उठी थी कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक पार्टी के एक नेता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, जो तथाकथित खिलाफ कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जिक्र पहले भी इस्लामिक स्कॉलर कर चुके हैं और हर दिन किया जाता है, उस टिप्पणी के शब्दों को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, इन देशों ने एजेंडा बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार किया। तो अब जिम्मेदारी उन देशों की है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान गरीब हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान सऊदी अरब जाना चाहते हैं हज के लिए, उम्रा के लिए, तो उनको सरकार के तरफ से सुविधाएं क्यों दी जाए, इन देशों के तरफ से सुविधाएं क्यों न दी जाए। अगर ये लोग इस्लाम के प्रचार के लिए करोड़ों अरबों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए फंड दे सकते हैं, तो हज और उम्रा के लिए भी इन लोगों को फंड देना चाहिए। सरकार इन लोगों को सुविधाएं देना बंद करे, क्योंकि ऐसी सुविधाओं से ही मनोबल बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में जिस तरीके से इस्लामिक एजेंडा चल रहा है उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।